हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आपका मास्टर्स एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों आज फिर से हम अपना एंशिएंट हिस्ट्री की सीरीज को क्या कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पहले हम लोगों ने एंशिएंट हिस्ट्री में बात की थी दोस्तों गुप्त डायनेस्टी तक, गुप्त वंश तक मैं करा चुका हूं। उससे आगे आज मैं आप लोगों को कंटिन्यू करूंगा। एक बात सुन लो दोस्तों, ये है हमारी हिस्ट्री की सीरीज और हिस्ट्री में हम लोगों ने गुप्त वंश तक आप लोगों को करा दिया था। कहां तक? गुप्त डायनेस्टी तक। तो आज इस लेक्चर में ना देखिए, गुप्त वंश के बाद वैसे तो आया है वर्धन वंश। कौन सा वंश आया है? वर्धन वंश। लेकिन आज मैं आप लोगों को हर्षवर्धन, आपने सुना होगा, वर्धन वंश के बारे में ना करा के आज हम बात करेंगे साउथ इंडिया हिस्ट्री के बारे में। भाई अगले लेक्चर में मैं वर्धन वंश यानी हर्षवर्धन के बारे में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले साउथ इंडिया हिस्ट्री बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आप लोगों को दक्षिण भारत का इतिहास, यहां से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, साउथ इंडिया हिस्ट्री में मैंने आप लोगों को बताया था हम पढ़ेंगे क्या क्या। भाई आप लोगों को याद आया, मैंने आपको बताया था जब ऊपर हमारा मौर्य वंश चल रहा था, ऊपर नॉर्थ इंडिया में जब मौर्य वंश था, तो उसी टाइम पीरियड में साउथ इंडिया में दोस्तों हमारे तीन वंश थे, चेर, चोल और पांड्य। चेर, चोल और पांड्य वंश थे भाई, और इन्हीं तीनों वंशों को ना हम संगम काल बोलते हैं। यानी अगर आपसे पूछा जाए ना दक्षिण भारत के इतिहास को, साउथ इंडिया का जो हिस्ट्री है, दक्षिण भारत के इतिहास को किस काल के नाम से जानते हैं? संगम काल। अगर मैं जब भी पूछूंगा दक्षिण भारत का इतिहास, साउथ इंडिया हिस्ट्री का काल, इसको क्या बोलते हैं? संगम पीरियड बोलते हैं। और संगम पीरियड में कितने वंश थे? तीन। कौन कौन से? चेर, चोल और पांड्य। और ये भी मैंने आप लोगों को बताया था भाई, चेर थे केरल में, यानी केरल का ही प्राचीन नाम चेर है, और तमिलनाडु में दोनों थे, ऊपर चोल था और नीचे पांड्य था। और याद रखना, पांड्य जाना जाता है मोतियों के लिए। ये बिल्कुल समुद्र, वैसे समुद्र के किनारे तो तीनों थे, लेकिन पांड्य जो वंश था ना, ये बहुत ही ज्यादा पल्स निकालते थे। पल्स यानी समुद्र से मोती निकालते ना, तो मोतियों के लिए प्रसिद्ध इनमें से कौन सा था? पांड्य वंश था। क्या आपको समझ आया? अभी मैं स्टार्ट करूंगा, अभी तो मैं एक बार आप लोगों को सिर्फ बता रहा हूं। देखिए सबसे पहले इस लेक्चर में मैं आप लोगों को, पहले सुनो भाई, हमने गुप्त वंश दोस्तों करा दिया था आप लोगों को। गुप्त वंश से रिलेटेड ही आप लोगों को ना इक्का दुक्का फैक्ट बच गया था, तो पहले तो वो मैं फैक्ट क्लियर करा रहा हूं आप लोगों को। एक दो फैक्ट और है जो आपको गुप्त वंश से जानने हैं दोस्तों। ये फैक्ट है, पूछे जाते हैं भाई, इसलिए मैंने नोट डाउन कर लिए पहले ही, आप उतार लेना। यानी क्या क्या है वो देखो। भारत में बाल विवाह की बात हो, बाल विवाह स्टार्ट कहां से हुआ है? गुप्त काल से। मंदिर बनाने सबसे पहले स्टार्ट कहां से हुए? गुप्त काल से। सबसे ज्यादा सोने के सिक्के अगर किसी ने चलाए तो वो किसी ने चलाए? गुप्तों ने चलाए। ठीक है, तो एक बार ध्यान से सुनो, मैं आप लोगों को पढ़ा देता हूं। देखिए ये कुछ फैक्ट मैंने आप लोगों के सामने लिखे हैं, गुप्त वंश में ही अपना इनको लिख लेना जहां पे आपने गुप्त वंश किया था। देखो बाल विवाह की बात हो भाई, स्त्री और पुरुषों की बराबरी। देखो स्त्रियां यानी मेल और फीमेल इनके काल में ना लेवल पे आगे थे, यानी एक लेवल पे। देखो इससे पहले आए ना तो महिलाओं को ना बिल्कुल शूद्रों के समान माना गया था, लेकिन आपसे पूछा जाएगा वो कौन सा काल है जब महिलाएं और पुरुष बिल्कुल एक समान हो गए थे? तो स्त्रियों को पुरुषों की बराबरी किस काल में मिली थी? गुप्त काल में। अच्छा भाई, सबसे ज्यादा भूमि दान, देखो अगर मैं आपसे पूछूं कमेंट करके बताएंगे, भारत में सबसे पहले भूदान प्रथा स्टार्ट करने वाला कौन सा वंश था? ये आप कमेंट करके बताना भाई, भूदान प्रथा कौन सा वंश था और किसके अभिलेख से, कौन से इंस्क्रिप्शन से हमको पता चला कि भारत में भूदान प्रथा स्टार्ट की गई थी? अच्छा भाई, लेकिन पूछा जाए सबसे ज्यादा भूमि दान करने वाले कौन थे भाई? वो भी गुप्त थे। अच्छा आगे आओ, सबसे ज्यादा सोने के सिक्के जारी किए तो वो भी कौन थे? गुप्त वंश से। देखिए यहां पे मैं एक बात बता देता हूं आप लोगों को, पॉइंट सुनना, सिक्कों के बारे में कुछ फैक्ट सुन लो, ये लिख लेना भाई अपने कॉपी में कहीं पे। सिक्कों के बारे में कुछ पॉइंट है, मैं आप लोगों को बता रहा हूं। देखो भाई, भारत के, बिल्कुल भारत की बात कर रहा हूं, भारत के जो प्राचीनतम सिक्के थे ना, सबसे ओल्डेस्ट जो कॉइन थे, भारत के सबसे पुराने जो सिक्के हैं, ओल्डेस्ट जो कॉइन है, उनको ना आहत सिक्के बोलते थे। आहत सिक्के, या इन्हीं को पंचमार्क सिक्के भी बोलते हैं दोस्तों, पंचमार्क सिक्के बोलते थे। पंचमार्क सिक्के, आहत सिक्के या पंचमार्क। पंचमार्क का मतलब है ये जस्ट ना उस कोई शेप नहीं दिया करते थे, वैसे ही स्टैंप करके ना, वैसे ही स्टैंप बना देते थे उस सिक्के की। तो ये ना चांदी के बने होते थे, याद रखना। किसके बने होते थे? चांदी यानी सिल्वर। तो आपसे क्वेश्चन है ना, भारत के आहत सिक्के या आहत का मतलब सबसे पुराने सिक्के या पंचमार्क सिक्के किस धातु के बने होते थे? तो वो है चांदी के। अच्छा भाई आगे, अब पॉइंट सुनना भाई, अगर मैं पूछूं ना भारत में सबसे पहले गोल्ड के कॉइन यानी सोने के सिक्के किसने जारी किए थे? तो ये मैंने पढ़ाया था आप लोगों को, तो याद आया? इंडो ग्रीक शासकों ने या बैक्टीरियन या हिंद यवन जिसको बोलते थे। ठीक है, एक तो पॉइंट ये लिखना, ये लिख चुके हैं। लेकिन अगर मैं पूछूं भारत में नियमित रूप से
नियमित रूप से, नियमित रूप का मतलब होता है रेगुलर बेसिस पे, रेगुलर बेसिस पे दोस्तों, रेगुलर बेसिस पे, या सबसे प्योर गोल्ड, या सबसे देखो प्योर गोल्ड, यानी आपसे पूछा जाए शुद्ध सोने के सिक्के, बिल्कुल शुद्ध, बिल्कुल प्योर, शुद्ध सोने के सिक्के, शुद्ध सोने के सिक्के, या बड़े पैमाने पर, यानी बहुत बड़े पैमाने पर सोने के सिक्के, बड़े पैमाने पर पता है किसने जारी किए थे? तो वो थे दोस्तों कुषाणों ने, कुषाणों ने, कुषाणों ने। अगर पूछा जाए भारत में नियमित रूप से रेगुलर बेसिस पे सबसे प्योर गोल्ड थे, इनके शुद्ध थे भाई, और बड़े पैमाने पर जारी करने वाले शासक कौन थे? कुषाणों ने जारी किए थे भाई सोने के सिक्के। अच्छा भाई, इनका क्या है अब गुप्तों का? इन्होंने सबसे ज्यादा, यानी इनसे भी ज्यादा, सबसे ज्यादा सोने के सिक्के जारी करने वाला कौन सा वंश था? सबसे ज्यादा सोने के सिक्के, सबसे ज्यादा सोने के सिक्के इशू किए थे किसने? सोने के सिक्के इशू किए थे किसने? गुप्तों ने भाई। और सोने के सिक्कों को ना एक गुप्त में दिनार बोलते थे। क्या बोलते थे? दिनार। चले ये मैं बता देता हूं, यहां पे आओ वापिस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, सिक्कों की बात चल रही है, पहले यहां पे आओ। देखो गुप्त काल में ना 3 प्रकार के सिक्के चले थे भाई, चांदी का भी था, तांबा का भी था, सोने का था। तो क्वेश्चन पेपर आया हुआ है, गुप्त काल में सोने के सिक्के को क्या बोलते थे? दिनार। तांबे के सिक्के को, कॉपर कॉइन को क्या बोलते थे? माशक। और सिल्वर यानी चांदी के सिक्कों को क्या बोलते हैं? रूपक, रूपक नामक। तो रूपक नामक चांदी का सिक्का जारी किसने किया था? चंद्रगुप्त सेकंड ने जारी किए थे भाई। बहुत बहुत फेमस है ये तीनों, याद रखना पॉइंट। गुप्त काल में ना 3 तरह के कॉइन चलते थे, चांदी का भी था, तांबे का भी था और सिल्वर का भी था। तो आपसे पूछा जाएगा सोने के सिक्कों को क्या बोलते थे? दिनार, ये जस्ट फैक्ट है। तांबे के सिक्कों को क्या बोलते थे? माशक। और चांदी के सिक्कों को क्या बोलते थे? रूपक नामक। आगे आओ भाई, अभिज्ञान शाकुंतलम एक बहुत ही फेमस पुस्तक है, कालिदास द्वारा रचित है, ये हम पढ़ चुके हैं। तो ये ना प्रथम भारतीय पुस्तक है जिसका ना यूरोपीय भाषा में क्या किया गया था? अनुवाद किया, यानी यूरोपियन ने अपनी लैंग्वेज में लिखा था। वो पूछा जाएगा वो कौन सी भारतीय पुस्तक है जिसका सबसे पहले यूरोपियन ने अपनी भाषा में अनुवाद किया? तो वो कौन सी थी? अभिज्ञान शाकुंतलम, एक कालिदास द्वारा रचित बहुत ही फेमस पुस्तक है भाई। समझ आया? तो ये कुछ फैक्ट थे। हाँ, एक फैक्ट और सुनो, एक फैक्ट और सुनो भाई, यहां पे एक फैक्ट और मैं आप लोगों को बता देता हूं। यहां पे चंद्रगुप्त सेकंड की ना दोस्तों जो, हाँ ये आओ इधर, ये फेमस पॉइंट रह गया था आप लोगों का चंद्रगुप्त सेकंड से, वहीं पे लिख लेना। चंद्रगुप्त सेकंड जहां पे लिखा था ना, आप लोगों ने 2 पॉइंट लिखना। एक तो चंद्रगुप्त सेकंड ने रूपक नामक चांदी के सिक्के जारी किए थे, और एक दूसरा रूप चंद्रगुप्त सेकंड की पत्नी का नाम था कुबेर नागा, और इन दोनों की जो बेटी थी उसका नाम था प्रभावती गुप्ता। और प्रभावती गुप्ता की शादी ना चंद्रगुप्त सेकंड ने वाकाटक वंश का एक राजा था और जिसका नाम था रुद्रसेन सेकंड से की थी। और इस पे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लेना, क्योंकि ना दोस्तों जब चंद्रगुप्त सेकंड की सत्ता लड़खड़ा रही थी तो बगल में ही वाकाटक वंश था। तो चंद्रगुप्त सेकंड ने ना वाकाटक वंश से क्या किया भाई, शादी के रूप में संबंध स्थापित किए, अपनी बेटी की शादी कर ली और अपने साम्राज्य को क्या किया था? थोड़ा सा खड़ा किया था। समझ आया? तो ये वाकाटक वंश इंपॉर्टेंट है, आता है भाई। चंद्रगुप्त सेकंड ने अपने जो वंश था गुप्त वंश, उसको भाई खड़ा रखा, यानी किस वंश की सहायता से? तो ये आएगा नहीं, लेकिन आप समझ जाना इसने वाकाटक वंश के राजा रुद्रसेन सेकंड से अपनी बेटी की क्या कर दी थी? शादी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई जो आप लोगों का रह गया था। चले, ये तो हमारा चीजें खत्म हो गई थी। अब हम पूरी तरह आते हैं अपने साउथ इंडिया हिस्ट्री पे, दक्षिण भारत के इतिहास में। बात सुन लेना भाई, पहले मैं आप लोगों को क्या क्या करा रहा हूं। साउथ इंडिया हिस्ट्री ना हमारे 2 फेज में है। कितने फेजेस में है? 2। अभी आगे लिखा हुआ है, सब कुछ लिखा है, आपको कुछ नहीं उतारना, मैं यहां पे रफली बता रहा हूं आप लोगों को, पॉइंट सुनते जाएं भाई। साउथ इंडिया हिस्ट्री को 2 पार्ट में पढ़ेंगे। एक तो भाई 100 BC से लेके 300 AC तक का इतिहास, यानी साउथ इंडिया की हिस्ट्री को, एक तो ये फेज था हमारा, एक फेज सेकंड ये है 500 AC से लेके और 1200 AC तक का इतिहास। दोस्तों 100 BC से लेकर 300 AC में दक्षिण भारत में क्या चल रहा था? तो इसमें चल रहा था संगम वंश, संगम काल, और इसमें ही 3 वंश आए थे, चेर, चोल और पांड्य। चेर, चोल और पांड्य। एक बात सुन लो भाई, चेर, चोल और पांड्य, चोल जो है ना ये 2 बार उभर कर आए हैं, एक 3री शताब्दी में और एक यहां भी चोल वंश का उदय हुआ था। तो चोल वंश का 2 बार उदय हुआ है, एक बार तो हम यहां पढ़ेंगे चोल को और एक बार यहां भी चोल को पढ़ेंगे भाई। क्या आपको समझ आया? अगला पॉइंट सुनो, उतारना कुछ नहीं, अभी सब कुछ मैंने लिखा हुआ है ऑलरेडी, बस आप लोगों को पहले सुन लो मेरी बात, मैं बताना क्या चाह रहा हूं आप लोगों को। देखिए चेर जो, इन तीनों वंश से आपको याद क्या करना है? मेन 3 पॉइंट याद रखेंगे भाई, मेन 3 पॉइंट, बस बात, छोटा सा टॉपिक है, बात खत्म। हर वंश से मेन 3 बातें याद रखनी है। एक तो प्रत्येक वंश की राजधानी याद रखोगे,
दूसरा इनका मेन सिंबल याद रखना, इनका प्रतीक चिन्ह क्या था, और तीसरा इनके जो इंपोर्टेंट जो राजा थे। बस हमको ये 3 पॉइंट याद रखने हैं और ये हमारा खत्म हो गया चोल, चेरा और पांड्य। क्या समझ आया? तो और फिर बाद में आएगा ये पढ़ने के बाद इनका साहित्य है, इनका क्या आएगा? साहित्य है, जिसको देखो याद रखना दोस्तों। चले आगे ही बताता हूं मैं आप लोगों को। पहले चेल, चोर और पांड्य पढ़ा रहा हूं, सुनो भाई। पहले ये उतारना आप लोगों को। साउथ इंडिया हिस्ट्री मैंने स्टार्ट की है, 2 पार्ट में पढ़ेंगे, 100 BC से 300 BC, जिसको संगम काल बोला गया। चेर, चोर और पांड्य, इसका इतिहास हम पढ़ेंगे। एक तो ये पढ़ेंगे आज इस वीडियो में, मैं ये पढ़ाने वाला हूं, और इसके अलावा यहाँ का जो चोल है ना, ये भी पढ़ा दूंगा आप लोगों को। तो यानी चोल यहाँ खत्म हो जाएगा, बाद में मेरे को कराने की जरूरत नहीं होगी। फिर बाद में हमारे 3 वंश बचेंगे दक्षिण भारत से। समझ आया? एक तो ये पार्ट है, एक दूसरा पार्ट ये है जिसमें दक्षिण भारत के राज्यों से हमने 3 वंश पढ़ने हैं, पल्लव शासक, राष्ट्रकूट शासक और चालुक्य शासक। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले बता दी है, कभी ये सोचो लाइट लो भाई। ये है हमारा दक्षिण भारत का इतिहास, जो वंश आप लोगों को पढ़ने हैं। तो सबसे पहले मैं अब स्टार्ट कर रहा हूं पहले चेर, चोल और पांड्य से। सुनो भाई, आपके सामने सबसे पहले आ गया संगम काल, चेर, चोल और पांड्य। संगम काल में सबसे पहले क्या आ गए? चेर। याद रखना, चेर, चोल और पांड्य में ना सबसे पुराना संगम वंश अगर पूछा जाए तो कौन सा था? चेर। तो लिखा हुआ है देखो, संगम काल में ना सबसे पुराना वंश था कौन सा? चेर। इनकी राजधानी क्या थी? वंजी या करूर। बहुत बहुत फेमस है। कैपिटल याद रखना, आपसे मैंने कहा था 3 पॉइंट याद रखने, इनकी कैपिटल है, इनके महान शासक और इनके सिंबल। केवल ये 3 पॉइंट हमको हर वंश से याद रखने हैं। क्या आपको समझ आया? तो चेरों की राजधानी क्या थी? वंजी या करूर। देखो चेर को कनेक्ट करेंगे चोर, चेर यानी चोर, और चोर बहुत ही करूर होते हैं ना, करूर। तो इस प्रकार हम इनकी राजधानी याद कर सकते हैं। चेरों की कैपिटल क्या थी? करूर या वंजी या करूर, कोई भी एक नाम आ जाएगा भाई। आगे सुनो भाई, चोर अगर भाजे ना तो उनको धनुष बाण से मार दो भाई। तो प्रतीक चिन्ह इनका जो सिंबल था धनुष। आपसे पूछा जाएगा चेर, चोल और पांड्य में धनुष किन का सिंबल था? भाई चेरों का। 2 महान शासक हुए हैं भाई, केवल 2 महान शासक हुए हैं, याद रखना, एक शेनगुट्टवन और एक आदिगेमान। आदिगेमान ने भारत में गन्ने की खेती की शुरुआत की है, और शेनगुट्टवन को लाल चेर कहा जाता है, और इसने भारत में पत्नी पूजा की शुरुआत की है। बस 2 एक पॉइंट है भाई। आपसे पेपर में सुन लो क्या आएगा, पेपर में क्वेश्चन आ जाएगा, आदिगेमान एक राजा है, ये बताओ किस वंश से है? चेर, चोल या पांड्य? तो इस तरह का क्वेश्चन आएगा। तो आप लोगों को चेर के 2 महान शासक याद रखने हैं, एक शेनगुट्टवन और एक आदिगेमान। देखो दोस्तों, धीरे धीरे पढ़ेंगे तभी आप लोगों को चीजें याद होगी, और याद तो करना पड़ेगा भाई। विदाउट याद किए बिना कभी आप ये सोचो मैं सिलेक्शन ले लूंगा, पढ़ना है। एक नंबर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, पहले बता दिया भाई। समझ आया? हर एक चीज यहां पे जो लिखी जा रही है ना, ये सोच लो वो पेपर की है, कभी ये सोच लो लाइट मत लो, बस सीधी सी बात है भाई। चेरों के 2 महान शासक हुए हैं, शेनगुट्टवन और आदिगेमान। आदिगेमान ने तो भारत में गन्ने की खेती, भारत में नहीं साउथ इंडिया में गन्ने की खेती की शुरुआत की है। और आपसे पूछा जाएगा शेनगुट्टवन को क्या कहा जाता है? लाल चेर। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका एक टाइटल है लाल चेर। किसको कहा जाता है? शेनगुट्टवन को। और इसी ने कणक की पूजा यानी पत्नी पूजा की भारत में क्या की है? शुरुआत की है। क्या आपको समझ आया? और प्रमुख एक इनका बंदरगाह था भाई, चेरों का प्रमुख बंदरगाह मुजरिस था। यहां पे इनका फेमस पोर्ट, बंदरगाह यानी पोर्ट, कौन सा पोर्ट था? मुजरिस। बिल्कुल छोटा छोटा यार, 3 पॉइंट याद रखने, ये भी याद ना रखोगे तो क्या याद रखोगे? एक कैपिटल, तो चेरों की कैपिटल क्या थी? वंजी या करूर। सिंबल क्या था इनका? धनुष। और प्रमुख शासक 2 थे, शेनगुट्टवन और आदिगेमान। आदिगेमान ने गन्ने की खेती की शुरुआत की, और शेनगुट्टवन को लाल चेर कहा जाता है। पेपर क्वेश्चन आया हुआ है, लाल चेर किस चेर शासक को कहा जाता है? शेनगुट्टवन को, जिसने पत्नी पूजा की शुरुआत की थी। तो ये हमारा चेर हो गया खत्म। क्लियर है? आगे सुनो। पांड्यों का तो एक ही महान शासक हुआ है, नोडियोन, बस एक ही याद रखना है। आगे सुनो भाई, ये आ गया पांड्य वंश। पांड्य वंश मैंने कहा था जो कि किसके लिए जाना जाता है? मोतियों के लिए। पांड्य वंश किसके लिए जाने जाते हैं? मोतियों के लिए फेमस था भाई। और मोतियों के लिए इनका एक प्रमुख स्थान था, बहुत ही फेमस स्थान था, कोलवे। याद रखना ये जगह, राइट, बस याद रखना है। पांड्यों का देखो यहाँ पे ये पांड्य है, ये पांड्य है, पांडवों की एक जगह थी, कौन सी? कोलवे। बस याद रखना है कोलवे। और ये किसके लिए फेमस था? मोतियों के लिए प्रसिद्ध था। आपसे पूछा जाएगा तो जब भी मोती निकालो कॉल कर लेना, कॉल कर लेना, कॉल बे, जब भी मोती निकालो। बस ये हमने याद करने के लिए किया है। क्या आपको समझ आया? आगे सुनो भाई, पांड्य वंश के बारे में जानकारी ना बहुत बहुत फेमस है। इसकी जानकारी हमको कहां से मिलती है? तो मैगस्थनीज। याद आया? मैगस्थनीज किसके टाइम पीरियड में भारत आया था? आप बताओगे? सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। ये मैंने आपको ट्रिक्स वो बता दी है भाई, एक हिंट। मैगस्थनीज की पुस्तक है इंडिका। इस पुस्तक में ना आपसे पूछा जाएगा, इंडिका पुस्तक में संगम काल के किस वंश के बारे में लिखा गया है? तो पांड्य वंश के बारे में जानकारी मिलती है। क्या आपको समझ आया? आगे सुनो। देखो भाई,
संगम काल में ना आगे आएगा, संगम काल में 3 सभाएं हुई है, 3 सभा यानी बहुत सारे तमिल, देखो संगम यानी साउथ इंडिया में तमिल है, बहुत सारे तमिल लोगों ने आपस में क्या की, एक सभा की, जिनको बोला जाता है संगम सभा, समझा। और ये 3 संगम सभाएं हुई है अलग अलग टाइम पीरियड में। जैसे बौद्ध धर्म में टोटल 4 सभाएं हुई थी, ऐसे अगर मैं पूछूं टोटल कितनी संगम सभाएं हुई है, 3। और वो तीनों सभाएं ना पांड्य वंश की राजधानी मदुरै में हुई थी, यानी दो ही थी, पहली और तीसरी। पहले पांड्य वंश की राजधानी सुनो क्या है, पांड्य वंश की राजधानी क्या है, मदुरै। आपसे क्वेश्चन आएगा, पांड्य राजाओं ने ना 3 संगमों समझ गए ना, 3 सभाओं का क्या कह रहा है भाई, आयोजन किया था। संगम का मतलब होता है सभा, यानी इन्होंने तमिल कवियों को बुलाया था, अलग अलग जगह से बहुत सारे तमिल राइटर आए थे, बहुत बड़े बड़े, समझ आया। तो संगम साहित्य लिखा था, संगम साहित्य को ही तमिल साहित्य बोलते हैं। कंफ्यूजन आओ, बस आपको पॉइंट सुन लो भाई, क्या क्या याद रखने हैं। इनका सिंबल क्या था, मछली, क्योंकि मैंने कहा था मोतियों के लिए फेमस था, तो मोती निकालते थे, तो मछली इनका फेमस क्या था, सिंबल था। आगे देखो, याद रखना, रोम साम्राज्य के साथ भारत में सबसे पहले व्यापार स्थापित किए थे संगम काल ने, और संगम काल में भी किसने, पांड्य वंश ने, यानी पांड्य वो वंश था जिसने सबसे पहले रोम साम्राज्य के साथ व्यापार या संबंध स्थापित किए थे। तो एक छोटा सा हिंट था, दो याद रखना आप लोगों को। महान शासक एक ही हुआ है दोस्तों, नोडियोन, जिसने समुद्र पूजा की शुरुआत की थी भारत में, समुद्र पूजा की शुरुआत नोडियोन, समझ आया। फिर से सुन लो भाई, मैं पहले चेर की बात कर रहा हूं। चेर का पहला बताओ राजधानी क्या थी, चेर यानी चोर, वंजी या करूर, सिंबल क्या था, धनुष। और महान शासक 2 वे हैं, शेनगुटवन और आदिगेमान। शेनगुटवन को लाल चेर कहा जाता है, बस इस प्रकार बोलो ना अपने मन में, खत्म हो गया चेर। आगे आया पांड्य मोतियों के लिए फेमस था, इंडिका पुस्तक में इसके बारे में लिखा हुआ है भाई, इन्होंने सबसे पहले रोम के साथ व्यापार किए थे। तो ये छोटे छोटे, इनकी कैपिटल क्या थी, मदुरै थी। अरे इतने छोटे छोटे पॉइंट ही तो बन रहे हैं। फेमस सिंबल क्या था, मछली है भाई, समझ आया। और तमिलों का प्रमुख देवता जो था ना, वो मुर्गुन था भाई, याद रखना। तमिलों का यानी साउथ इंडिया का जो बहुत ही फेमस देवता था, उसको क्या बोलते थे, मुर्गुन। और ये मुर्गुन ना यानी कार्तिक को बोला था, अपना नॉर्थ इंडिया में जो कार्तिक या सकंद हमारा नॉर्थ इंडिया वाला देवता है, इसी को साउथ इंडिया में क्या बोलते थे, मुर्गुन बोलते थे, समझ आया। तो मुर्गुन बहुत ही फेमस देवता थे। तो ये हो गया पांड्य, बताओ खत्म, पांड्य भी खत्म हो गया। एक ही महान शासक था नोडियोन, जिसने समुद्र पूजा की शुरुआत की, मछली इनका प्रतीक चिन्ह था, राजधानी इनकी मदुरै थी। बताओ भाई कितना आसान है। आगे सुनो, अब चोल के बारे में पढ़ो। अभी आ गया चोल वंश, कौन सा वंश आ गया, चोल वंश, बहुत बहुत फेमस है भाई चोल वंश। एक बात बताओ, फिर से क्वेश्चन आएगा, चोल वंश के बारे में हमको कहां से पता चला है, तो फिर से एक पुस्तक है दोस्तों, पाणिनि की रचना है अष्टाध्यायी। याद आया आप लोगों को, पतंजलि और पाणिनि, और इस प्रकार ये हमने लिखवाए थे आप लोगों को। शुंग वंश में मैंने आपको बताया था, पतंजलि ने महाभाष्य लिखा था पाणिनि की एक अध्याय के ऊपर, याद आया। चले भाई, पाणिनि की पुस्तक है अष्टाध्यायी, इसने इस पुस्तक में लिखा हुआ है किसके बारे में, चोल साम्राज्य के बारे में। तो क्वेश्चन आएगा, चोल राज्य के बारे में जानकारी हमको किस पुस्तक से मिलती है, तो पाणिनि की पुस्तक अष्टाध्यायी से। अच्छा, इंडिका पुस्तक में किसके बारे में जिक्र है, किस संगम वंश के, पांड्य वंश के बारे में जिक्र है। अच्छा, सबसे पुराना संगम वंश अगर मैं पूछता तो बोलते चेर है। आगे आओ, देखो भाई मैंने आपको बताया था चोल वंश ना 2 बार उभर कर आया है, एक तो 3री शताब्दी में और एक 9वीं शताब्दी में। ये जो फैक्ट है आप लोगों के सामने, ये इसके 3री शताब्दी के हैं, और अभी जस्ट थोड़ी देर बाद मैं इसके 9वीं शताब्दी में क्या क्या इसके फैक्ट थे वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो चोल 2 बार उभर कर आया है, एक 3rd सेंचुरी, एक 9th सेंचुरी। पहले 3री शताब्दी के क्वेश्चन सुन लो, क्या क्या पॉइंट है इसके। इनकी राजधानी क्या थी 3री शताब्दी में, इसकी राजधानी थी मंतूर या उरेयूर। मंतूर या उरेयूर इनकी कैपिटल थी। और चिन्ह सिंबल क्या था, टाइगर यानी बाघ था, सिंबल क्या था इनका, बाघ। अच्छा भाई, महान शासक 2 वे हैं, करिकाल और एक एलारा। एलारा ने तो श्रीलंका को 50 सालों तक कब्जे में रखा था, और करिकाल ने बस एक बंदरगाह बनाया था कावेरी नदी पे, बस ये याद रखना है। तो कावेरी नदी पे पुहार बंदरगाह या कावेरी पत्तनम बोला जाता है, इसी पुहार बंदरगाह को ही कावेरी बंदरगाह भी कहा जाता है, कावेरी पत्तनम। कावेरी पत्तनम का मतलब क्या है, पत्तनम यानी बंदरगाह। तो एक एक पॉइंट है, करिकाल और एलारा इनके 2 महान शासक भी हैं। तो अब एक बात बताओ भाई, एक बात बताओ, तीनों पढ़ लिए, अगर हम अपने दिमाग में घुमाए ना, एक था चेर, एक था चोल और एक था पांड्य। अब ध्यान से सुनो, अगर मैं आपसे पूछूं पहले इनके प्रतीक चिन्ह बताओ, इनके सिंबल क्या थे, इनके प्रतीक चिन्ह। अच्छा, फिर आप लोग बताओगे इनकी राजधानी क्या थी, और फिर आप बताओगे इनका महान शासक क्या था। अरे बस यही तो पढ़े हैं, यही तो पढ़ने हैं दोस्तों, यही तो पढ़ने 3 पॉइंट है बस। बताओ इसमें भी क्या दिक्कत है, ये साउथ इंडिया हिस्ट्री लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बताओ, चेरों का प्रतीक चिन्ह क्या था भाई, धनुष था,
धनुष था, चोलों का क्या था, बाघ था, और पांडवों का क्या था, मछली था। बताओ, पांडवों का मछली था। अच्छा, राजधानी बात करें तो चेर, वंजी या करूर थी। करूर थे ना, बहुत ही ज्यादा क्या थी, करूर थे। अच्छा भाई, पांडे की राजधानी बताओ, मदुरई थी, मदुरई थी। अब चोलों की आपको कमेंट में बताना है, मैंने छोड़ दिया है। अच्छा, महान शासक आओ, चेरों के 2 महान शासक हैं, शेनगुट्टवन, शेनगुट्टवन और आदिगेमान, और आदिगेमान। करिकाल और एलारा, करिकाल और एलारा। करिकाल ने तो क्या किया, कावेरी नदी पे बंदरगाह बनवाया, एलारा ने श्रीलंका को जीत लिया था भाई। इनका महान शासक है कि वह नोडियोन, नोडियोन। और लाल चेर किसको बोलते हैं, शेनगुट्टवन को, इसने गन्ने की खेती की शुरुआत की। और नोडियोन का आप लोगों को पता है समुद्र पूजा की शुरुआत की। बताओ, इस प्रकार ये है, अगर मैं आपको बताऊं चील, चोर, पांड्य। अगर फिर एक के दो अलग से पॉइंट थे कि चेरों का प्रमुख बंदरगाह मुजरिस था, इधर मुजरिस था। चोल के बारे में जानकारी हमको कहां से मिलती है, पांडव के बारे में जानकारी कहां से मिलती है, ये इंडिका पुस्तक से मिलती है, ये अष्टाध्यायी पुस्तक से मिलती है इसके बारे में जानकारी। बताओ भाई क्या है इसमें, मोतियों के लिए प्रसिद्ध कौन सा था इनमें से, पांड्य। सबसे पुराना कौन था इनमें से, चेर, क्लियर है। और सबसे महान में से चोल था। बताओ भाई, ये है चेल, चोर और पांड्य। अब मैं आप लोगों को इनसे रिलेटेड कुछ फैक्ट बता रहा हूं, इनसे रिलेटेड कुछ फैक्ट सुन लो भाई। इनसे रिलेटेड कुछ फैक्ट है। चोल वंश हो गया, करिकाल और एलारा भाई। अच्छा, इधर आओ, इधर आओ, चोल वंश में ही देखो, पश्चिमी तट पर 2 बंदरगाह और बहुत फेमस हुए हैं। एक तो मुजरिस हमने बता दिया उधर, एक है तोंडी और एक मुसिरी। ये याद रखने, ये पोर्ट थे, बंदरगाह थे। आपसे क्वेश्चन आएगा पश्चिमी तट पर कौन कौन से फेमस बंदरगाह थे, तो एक तो हमने याद किया था, पीछे बताया था आप लोगों को, इधर मुजरिस था, याद आया, मुजरिस। एक तोंडी है, एक मुसिरी है, ये याद रखने आप लोगों को बंदरगाह। और उधर पुहार बंदरगाह हो गया, ये कावेरी पुहार बंदरगाह इसने बनवाया था। समझ आया, अरे याद करना है, ये समझ लो भाई। अब मैं इनसे रिलेटेड कुछ फैक्ट बता रहा हूं, पॉइंट सुनो। ये मैंने फैक्ट पहले लिख दिए हैं, ये कुछ इन्होंने साहित्य लिखे हैं, पहले पॉइंट सुन लो भाई। सम फैक्ट्स रिलेटेड टू किस काल से, संगम काल से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स है, ठीक है। सुनो पहले पॉइंट क्या है। मैंने कहा था आप लोगों को अलग अलग टाइम पीरियड में कितनी संगम सभाएं हुई है, कितनी बैठकें हुई थी, 3 बैठकें हुई थी भाई, जिनको और इन बैठकों में ना कुछ पुस्तक लिखी गई थी जिनको संगम साहित्य बोलते हैं। और संगम साहित्य को ही क्या बोलते हैं, तमिल साहित्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तमिल साहित्य बोलते हैं। 3 सभाएं हुई है। अब देखो यहाँ पे पहली, दूसरी, तीसरी, टोटल आपसे पूछा जाएगा कितनी संगम सभाएं हुई है, 3। पहली कहां हुई, मदुरै में। तीसरी कहां हुई, मदुरै में। पहली और तीसरी तो मदुरै में हुई, दूसरी हुई कपाटपुरम में। याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पहले तो कहां हुई, अब याद करेंगे इनके अध्यक्ष कौन थे। 1-2 बार पढ़ोगे ना ध्यान से, ये अजीबोगरीब नाम तो लगेंगे आप लोगों को, लेकिन पढ़ोगे तभी तो दिमाग में सेट होंगे। पहली जो संगम सभा हुई उसका अध्यक्ष था अगातियार, तोलकापियार और नक्कीरार। तीसरी में नक्की हो लिए थे सारे, नक्की, समझ आया, यानी निपट गए थे, नक्कीरार। दूसरे में तोलकापियार। तोलकापियार साउथ इंडिया का बहुत ही फेमस राइटर और बहुत ही फेमस बुक हुई है भाई, तोलकापियार, समझ आया। और अगातियार क्या है, पहली संगम सभा का क्या था, अध्यक्ष था। दोस्तों 1-2 बार पढ़ेंगे, याद हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर ना भी याद रहो ना, अ तय न, इस प्रकार याद रखना, ठीक है। अंत न, अंत लिखा रहता ना, अंत न, यानी ऐत अगातियार, तैत तोलकापियार, न नक्कीरार, कुछ भी करके आपको याद रखना है। आगे सुनो भाई, इसमें कुछ फेमस बुक्स लिखी गई थी तमिल का। कौन कौन सी बुक है, एक है तोलकापियम बुक, किसके द्वारा लिखी गई, तोलकापियार द्वारा। साउथ इंडिया की सबसे फेमस बुक है ये भाई, याद रखना, तोलकापियम, सबसे फेमस बुक। आगे सुनो भाई, तमिल साहित्य की अगर आपसे पूछा जाए। दूसरी बहुत ही फेमस बुक जो थी वो थी शिल्पाधिकारम। शिल्पाधिकारम पुस्तक किसके द्वारा लिखी थी, पहले तो ये बताओ, इलांगो आदिगल। ये बुक आपको याद रखनी है, मैंने पहले बता दी है, साउथ इंडिया में पूछी जाएगी। इलांगो आदिगल एक राइटर है, इसके द्वारा लिखी पुस्तक कौन सी है, शिल्पाधिकारम। समझ आया, क्लियर है। तो याद रखना, शिल्पा शेट्टी के साथ आदिगल करनी है, आदिगल 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 किसके साथ करनी थी, शिल्पा 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 शिल्पाधिकारम। कुछ भी करके हम ना रिलेट कर लेंगे और भाई ये याद कर लोगे आप। अब पॉइंट सुनो, शिल्पाधिकारम पुस्तक को ना तमिल काव्य का क्या बोला जाता है, इलियड बोला जाता है। देखो एक शब्द है इलियड, पहले बता देता हूं, एक है इलियड और एक दोस्तों ओडिसी। ये इलियड और ओडिसी ना, अगर आप यूरोप में जाओगे, यूरोप के बहुत ही फेमस ये लिटरेचर हुए हैं, साहित्य हुए हैं जो होमर द्वारा लिखे गए हैं।
अगर मैं आपको बताऊं, यूरोप में जाओगे, सर्च करके देख लेना, यूरोप के जो बहुत ही, जब भी वहां पे लिटरेचर की बात आती है ना, तो दो बहुत ही फेमस लिटरेचर की बात आती है, एक इलियड और एक ओडिसी। तो उनसे इसकी संज्ञा, टाइटल, उनसे उसका नाम, देखो आपसे पूछा जाएगा कि तमिल काव्य का इलियड किसको बोला गया है। जैसे भारत का मैनचेस्टर मैं बोलूं, अहमदाबाद को कहा जाता है, यानी ये उपाधि दी गई है। तो उसी प्रकार आपसे पूछा जाए तमिल काव्य का, चले आगे देखो, मैं आगे बता देता हूं। ये तीन बुक सुनो, देखो, अगर पूछा जाए तमिल काव्य का ओडिसी, या तमिल काव्य का इलियड, या तमिल काव्य या तमिल भूमि का बाइबल, किनको कहा जाता है? ये तीन पुस्तक याद रखनी है भाई। ओडिसी कहा जाता है मणिमेखलाई, यानी एक और बुक आ गई। इलियड किसको कहा गया है? शिल्पाधिकारम को कहा गया है। और बाइबल किसको कहा गया है? कुर्रल या मुप्पाल। कुर्रल या मुप्पाल तमिल भूमि का क्या है? बाइबल है। और ये किसके द्वारा लिखित है? कुर्रल या मुप्पाल तिरुवल्लुर की रचना है, तिरुवल्लुर की रचना है। अब आप कहोगे सर ये क्या पढ़ा रहे हैं भाई? करना है भाई, ये याद मैंने पहले बता दी है, आप लोगों को करना और किसी को नहीं करना। किसी भी प्रकार हिंट करके, कुछ करके करना है, ये समझ आ गया? आगे सुनो भाई, ये मैंने बता दिया था, संगम शासकों ने भारत में सबसे पहले रोम के साथ व्यापार स्थापित किया था। और संगम काल में भी किसने? पांडवों ने। याद आया? बताया था पीछे अभी। अच्छा भाई, ये दो शब्द है संगम काल में ना, राजा को पता है क्या बोलते थे? राजा को ये क्या बोलते थे? कौन या को या मनन। ये तीन शब्द, कौन को मनन, किसको बोलते थे? राजा को बोलते थे। बस सिंपल हो गया। अच्छा, वीर कल या नाडु कल, वीर कल या नाडु कल किसको बोलते हैं? जो युद्ध में शहीद हो जाते थे उनको बोलते थे। तो कुछ शब्द है, वीर कल या नाडु कल शब्द किन के लिए प्रयुक्त होता था? आपसे क्वेश्चन आएगा, जो शहीद हो जाते थे भाई युद्ध में, उनके लिए यूज होता था। बताओ क्या आपको समझ आया? ये कुछ फैक्ट थे जो आप लोगों को याद रखने हैं। अब ये दो और रह गए पॉइंट, सुनो। देखो, भारत में ना एक नदी है इधर, कावेरी नदी। और कावेरी नदी का जो डेल्टा है ना दोस्तों, डेल्टा, ये समुद्र वाला इलाका, ये बहुत ही ज्यादा उपजाऊ था, फर्टाइल था, बहुत ही ज्यादा क्या था? फर्टाइल था। तो इसके बारे में ना साउथ इंडिया में कहावत है, क्या है? कि जितना जमीन में ना, कावेरी डेल्टा के बारे में कहावत है, ये कावेरी नदी के जो डेल्टा है, कि जितना वहां पे ना जमीन में एक हाथी लौट सकता है, यानी जितनी जमीन पे एक हाथी लौट सकता है ना, उतनी जमीन पे ना 7 आदमियों का पेट भर सकता है। 7 आदमियों का पेट भर सकता है, यानी वहां से अगर हम कुछ उगाएं तो कावेरी डेल्टा इतना ज्यादा उपजाऊ है साउथ इंडिया का। अच्छा भाई, एक ऋषि थे अगस्त्य ऋषि, इसने ना दक्षिण भारत को क्या बना दिया था? आर्य बनाया था। ठीक है, आर्य ऊपर रहते थे, द्राविड़ नीचे रहते थे। यही तो है अपना इंडिया, आर्यन और द्राविड़। तो आपसे पूछा जाएगा साउथ इंडिया को भी आर्य किसने बना दिया था? अगस्त्य ऋषि ने। कुछ फैक्ट था जी आप लोगों का, बताओ भाई, समझ आया? तो ये हमारा चेल, चोर और पांड्य खत्म हो गया है। अब मैं आप लोगों को ना 9वीं सदी का, कौन सी सदी का? 9वीं सदी का चोल पढ़ा रहा हूं, चोल, ताकि फिर मेरे को ना आप लोगों को ये ना पढ़ाना पड़े। देखो, जब एक पार्ट हो रहेगा, आप लोगों का पॉइंट सुनो एक बार, इधर आओ। हमने ना ये खत्म कर लिया है, चेल, चोर और पांड्य खत्म कर लिया है, इनके साहित्य और इनसे रिलेटेड फैक्ट। अब ना जब मैं साउथ इंडिया में ये पल्लव, राष्ट्रकूट, चालुक्य, चोल पढ़ाऊंगा, तो वहां पे आप कंफ्यूज ना हो साउथ इंडिया में। इसलिए मैं पहले ही आप लोगों को ये चोल खत्म कर देता हूं, ताकि फिर हमारे 3 ही वंश बचे, पल्लव, राष्ट्रकूट और चालुक्य। क्या आपको समझ आया? तो इसलिए सुन लो, अब हम बात कर रहे हैं किसके बारे में? चोल राजा के बारे में, चोलों के बारे में। पॉइंट सुनो भाई। अब मैं 9वीं सदी के चोल के बारे में बात कर रहा हूं। थोड़ा सा पॉइंट है, बस 3 ही शासक हुए, प्रांतक प्रथम, लेकिन बहुत बहुत फेमस है। लिख देता हूं भाई, ये वेरी 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 वेरी, जितना वेरी लगाओ इंपोर्टेंट उतना इंपोर्टेंट है। अब दिल्ली पुलिस वाले स्पेशल बोल रहा हूं, अपने पेपर उठा के देखना भाई, यहां से आप लोगों का क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। आप लोगों को मिलेगा क्या भाई? वहां से क्वेश्चन बनते ही है। समझ आया? सुन लो क्या है भाई। 9वीं सदी में, ये 9वीं सदी का है ये ना। देखो भाई, पहले ये सामंत क्या होता है ये बाद में बताऊंगा, कुछ फैक्ट पहले सुनो। चोल वंश का संस्थापक, फाउंडर पूछा जाए ना कौन है, 9वीं सदी का फाउंडर कौन था? तो वो था विजालय। इनकी राजधानी क्या थी? तंजौर। 3री सदी में इनकी राजधानी थी, याद आया, मंतूर या उरेयूर थी। वहां पे तो इनकी राजधानी मंतूर या उरेयूर थी, लेकिन 9वीं सदी में इनकी राजधानी क्या होगी थी? तंजौर होगी थी, याद रखना भाई। अच्छा भाई, एक तो फाउंडर याद रखना है, एक इनकी कैपिटल। अब इनके प्रमुख शासक देखो, महान शासक 3 वे हैं, 3 महान शासक वे हैं, बहुत बहुत फेमस है। एक प्रांतक प्रथम, एक राजा राज प्रथम और एक राजेंद्र प्रथम। 3 महान शासक वे हैं, याद रखना। इनके बारे में एक एक पॉइंट है, और ये पेपर में बहुत बार आता है ये वाला पॉइंट भाई। ये तीनों ही इंपोर्टेंट है, तीनों के बारे में सुन लो क्या क्या पॉइंट है। तो अगर मैं पूछूं चोल वंश का संस्थापक कौन है? विजालय। राजधानी क्या है? तंजौर या तंजावुर भी बोला जाता है। और ये काश्य की चीजें बनाया करते थे, बहुत ही फेमस भाई। आगे सुनो।
राजा राज प्रथम क्यों फेमस है? बस इसने एक बहुत ही फेमस मंदिर बनवा रखा है तंजौर कैपिटल में, वरदेश्वर मंदिर। वरदेश्वर मंदिर राजा राज ने बनवा रखा है भाई, समझ आया? चोल में, बस याद रखना तमिलनाडु में है ये वरदेश्वर मंदिर। तो तंजौर में वरदेश्वर मंदिर का निर्माण किस चोल राजा ने बनवाया है? राजा राज ने। तो राजा है, राजा राजा ही तो वरद होगा, बड़ा होगा। राजेंद्र प्रथम सुनो भाई, इसके बारे में 2 पॉइंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या पॉइंट आता है? चोल साम्राज्य का अगर पूछा जाए ना सर्वाधिक विस्तार किसने किया था, तो वो राजेंद्र प्रथम था। यानी दोस्तों देखो, ये साउथ इंडिया में रहते हैं, इसने ना पूरा गंगा तक का इलाका जीत लिया था। तो इसलिए ना गंगा तक जीत लिया था, तो इसको गंगा विजेता कहा जाता है। गंगा विजेता किस चोल राजा को कहा जाता है? राजेंद्र प्रथम को। और यही नहीं, इसने दोस्तों इधर आपका इंडोनेशिया को भी जीत लिया था, श्रीलंका को भी जीत लिया था। तो आपसे क्वेश्चन आएगा वो कौन सा चोल शासक है जिसने सर्वाधिक विस्तार किया? तो लिख दिया मैंने, चोल का सर्वाधिक विस्तार करने वाला कौन था? राजेंद्र प्रथम। और गंगा विजेता भी किसको कहा है? राजेंद्र प्रथम। और इसने श्रीलंका इंडोनेशिया को भी जीत लिया था भाई राजेंद्र प्रथम ने। तो क्या इन दोनों के बारे में एक एक पॉइंट है? बस गंगा विजेता राजेंद्र प्रथम, सर्वाधिक विस्तार राजेंद्र प्रथम, और भाई आप लोगों का राजा राज ने वरदेश्वर मंदिर। अब प्रांतक प्रथम के बारे में सुनो भाई, इसके बारे में क्या पॉइंट है? इसके ना 2 बहुत ही फेमस युद्ध हुए हैं। एक तो राष्ट्रकूट शासकों के साथ हुए हैं, राष्ट्रकूट शासकों के साथ युद्ध हुआ है तकोल्लम का युद्ध, आगे लिखूंगा, अभी पहले पॉइंट सुन लो। अब ये 2 पॉइंट सुनो पहले क्या है। चले पहले प्रांतक प्रथम के बारे में सुनो क्या है। यहां पे मैंने प्रांतक प्रथम के बारे में कुछ पॉइंट लिखे हैं, देखो भाई क्या क्या, 3 पॉइंट। इसने ना 2 तो फेमस युद्ध किए हैं। एक तो भाई पांड्यों के साथ, देखो इनके नीचे पांड्य थे ना, इनके नीचे ना वो पांड्य नहीं है, अब ये दूसरे वाले पांड्य है, ऊपर थे ये पांड्य, यहां थे ये। अब मैं इधर वाला आप लोगों को बता देता हूं, वो चेल चोर पांड्य उधर वाला तो हो गया है हमारा। अब मैं आप लोगों को क्या करा रहा हूं दोस्तों? अब मैं आप लोगों को करा रहा हूं ये वाले वंश, देखो ये वाले पल्लव, राष्ट्रकूट, चालुक्य और चोल। ये चोल पढ़ा रहा हूं 9वीं सदी का। तो 9वीं सदी का जब ये चोल था तो उस समय कौन कौन से वंश थे? पल्लव, इसके समकालीन पल्लव, राष्ट्रकूट और चालुक्य। तो चोल ने एक तो किसके साथ युद्ध किया है? राष्ट्रकूट के साथ, और एक इस चोल राजा ने किसके साथ? पल्लवों के साथ। और पल्लव यानी छोटे से पल्लव और पांड्य भी थे नीचे, ठीक है, नीचे छोटे से पांड्य थे, वो ज्यादा नहीं है, वो वाला पांड्य नहीं है, लेकिन वो याद रखना भाई। सुनो वापिस आते हैं इधर, हम पढ़ रहे हैं 2, एक तो राष्ट्रकूटों के साथ युद्ध किया और बहुत ही फेमस युद्ध था, वो था तकोल्लम का युद्ध, ये हार गया था प्रांतक प्रथम। तो क्वेश्चन आता है तकोल्लम का युद्ध किस किस के बीच हुआ है? राष्ट्रकूट शासक था कृष्ण तृतीय और प्रांतक प्रथम के बीच हुआ है चोल राजा। तो चोल और राष्ट्रकूटों के बीच कौन सा फेमस युद्ध हुआ है? तकोल्लम का युद्ध, जिसे प्रांतक प्रथम क्या हो गया था? हार गया था। अच्छा भाई, इसने पांड्यों को हरा दिया। और मदुरई कोंड, पांड्यों की राजधानी क्या थी? मदुरई बताया था ना, और मदुरई कोंड की इसने उपाधि धारण की थी। आपसे क्वेश्चन आएगा किस चोल राजा को मदुरई कोंड यानी मदुरई को हराने वाला कौन था? प्रांतक प्रथम था। आगे सुनो इसका तीसरा पॉइंट, बहुत ही फेमस। इसने ना एक अभिलेख लिखवा रखा है जिसका नाम है उत्तर मेरूर अभिलेख। तो पहला पॉइंट तो यही आएगा, उत्तर मेरूर अभिलेख का संबंध किससे है? प्रांतक प्रथम से। अच्छा भाई, इसमें किसके बारे में जानकारी मिलती है? इसमें हमको मिलती है जानकारी कि भारत में ना सबसे पहले ग्राम पंचायत, जैसे आज हमारे गांवों में प्रधान बनते हैं ना, तो ये सबसे पहले चोल राजाओं बनवाते थे भाई। तो देखो स्थानीय स्वशासन की जानकारी, स्थानीय स्वशासन समझ गए ना, 3 स्तर पर सरकार होती है, एक सेंट्रल लेवल पे, एक स्टेट लेवल पे, एक लोकल लेवल पे। तो याद रखना स्थानीय स्वशासन होता है गांव में जो पंचायत प्रधान होते हैं। तो भारत में सबसे पहले लोकल गवर्नमेंट कहां थी? चोल काल में थी। इसकी जानकारी किस अभिलेख से मिलती है? उत्तर मेरूर अभिलेख से, जो कि किसका है दोस्तों? प्रांतक प्रथम का है। बताओ भाई, समझ आ गया? चले आगे सुनो। अब ये कुछ फैक्ट है चोल काल से रिलेटेड है, ये कुछ फैक्ट है किससे रिलेटेड? चोल वंश से, केवल चोल वंश से बात कर रहा हूं, छोटे से फैक्ट है। और यहां से क्वेश्चन बनेगा भाई, यहां से क्वेश्चन बनेगा, पॉइंट सुन लेना। इन्होंने ना बहुत ही फेमस नटराज की मूर्ति, नटराज यानी तांडव करती भगवान शिव की नटराज की मूर्ति, काश्य की, ये काश्य के लिए फेमस थे। चोल काश्य की बड़ी प्रतिमाएं बनाते थे, ये चोल काल की है। आपसे पूछा जाएगा नटराज की जो मूर्ति बनी है वो किस काल की है? चोल काल की। आगे सुनो, ये कुछ फैक्ट है भाई। ये लोग ना किसानों की बस्तियों को क्या बोलते थे? उर बोलते थे। गांवों के समूह को क्या बोलते थे? नाडू। और व्यापारियों के संघ को, समूह को क्या बोलते हैं? नगरम। और ये ही पेपर में आपके दिल्ली पुलिस में आए हुए हैं भाई। किसानों की बस्तियों को चोल काल में क्या कहा जाता था? और गांवों के समूह को नाडू कहते हैं और व्यापारियों के संघ को नगरम कहते हैं। पढ़ोगे तो याद हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। आगे सुनो,
चोल जो शासक थे ना, ये दो उपाधियां दिया करते थे, मुवेंद वेलन और अरैयार। ये दो उपाधि दिया करते थे, पता है किसको दी थी? धनी किसानों को। और कौन सी जाति के? वेल्लाल जाति के। चोल जो राजा थे उन्होंने ना दो उपाधियां दी है बहुत ज्यादा मात्रा में, एक मुवेंद वेलन और अरैयार। आपसे क्वेश्चन आएगा, मुवेंद वेलन और अरैयार जैसी उपाधियां कौन दिया करते थे? चोल राजा दिया करते थे। किनको? धनी किसानों को। और किस जाति के? वेल्लाल जाति के। ये फैक्ट है, आप लोगों को याद रखना है। अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कई दफा पेपर में क्वेश्चन देखा गया है भाई, याद रखना भाई। एक लास्ट स्लाइड और बच गई आप लोगों की। ये मैंने 5 शब्द लिखे हैं, ये टाइप्स ऑफ लैंड है, बहुत ही इजी है। ये 5 शब्द लिखे हैं, पूछा जाएगा ये किससे रिलेटेड है, किससे रिलेटेड है। देखो भाई, ये ना जमीनों को दान दिया करते थे, मैंने बताया था पीछे भी। सबसे ज्यादा सॉरी वो छोड़ दो, वो नहीं। ये शब्द है, एक वेलन वे गई, एक शब्द है बरमदे, एक शाला भोग, एक पल्ली चंदम, एक तिरुमटुकनी। पॉइंट सुनो भाई, ये लोग ना जमीन उपहार में गिफ्ट में दिया करते थे। तो किसको? अलग अलग व्यक्ति को इन्होंने गिफ्ट में दी थी। तो पहले देखो यहाँ पे बरमदे सबसे रिलेटेड हो रहा है। बरमदे का मतलब ब्राह्मण, ब्राह्मणों को उपहार में यानी गिफ्ट में दी गई भूमि को क्या बोलते थे? ये बरमदे। वेलन में गई, जो वेल्ले है, वेल्ले यानी ब्राह्मणों को छोड़ के गैर ब्राह्मणों को उपहार में जो भूमि देती थी उसको शब्द के लिए क्या यूज हुआ है? वेलन वे गई। ये कुछ शब्द है दोस्तों, मैं लिख देता हूं भाई, आप मानोगे नहीं, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपसे क्वेश्चन आएगा, ब्राह्मणों को दान में दी गई भूमि को चोल काल में क्या बोलते थे? बरमदे। नाम से पता चल रहा है बरमदे। और वेलन वे गई, गैर ब्राह्मणों को, जो ब्राह्मण नहीं है उनको बोलते गैर ब्राह्मण, नॉन ब्राह्मण को। गैर ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि को क्या बोलते हैं? वेलन वे गई। आगे देखो, शाला, शाला विद्यालय गई तो बोलते हैं, तो विद्यालय को जो दान में देती थी उसको क्या बोलते हैं? शाला भोग। अब तिरुमटुकनी, तिरुपति बालाजी है ना, तिरुपति बालाजी से याद रखना ना, तो मंदिरों को जो गिफ्ट देते थे जमीन उसको क्या बोलते थे? तिरुमटुकनी। एक है पल्ली चंदम, पल्ली चंदम यानी जैनों को, जैन संस्थानों को उपहार या गिफ्ट में दी जाने वाली भूमि को क्या बोलते थे? पल्ली चंदम बोलते थे। क्या आपको समझ आया दोस्तों? क्लियर है या नहीं है? ये आप लोगों का था जो मेरे को कराना था, आप लोगों का मैंने बता दिया। साउथ इंडिया हिस्ट्री मैंने स्टार्ट कर दी है, एक इधर और एक इधर, 2 पार्ट में पढ़ेंगे, 3वीं शताब्दी वाला और एक 9वीं शताब्दी वाला। चोल दोनों चोल मैंने पढ़ा दिए हैं भाई। तो आपसे पूछा जाएगा, बताओ राष्ट्रकूटों के साथ युद्ध किसने किया था? किसने किया था? तो कोल्लम का युद्ध हुआ था, चोल राजा प्रांतक प्रथम और कृष्ण तृतीय का। इस प्रकार दिमाग में अपना सेट करना भाई, समझ आया? अब हमारे दक्षिण भारत के ना 3 वंश बचे हैं, एक तो चालुक्य वंश, एक बचा है राष्ट्रकूट, खत्म हो जाएगा साउथ इंडिया हिस्ट्री भी, और एक आप लोगों का पल्लव। बस ये 3 वंश हो रह गए और आप लोगों का साउथ इंडिया हिस्ट्री भी क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। और एक हर्षवर्धन रह गया, वर्धन वंश के बारे में, हर्षवर्धन। ये बचा हुआ, ये अगले पार्ट में, एक पार्ट में मैं सारे के सारे कराने की कोशिश करूंगा भाई। समझ आया? चले दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अपना अगली क्लास से, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।